Hello everyone, I Arunesh Singhal welcome you all to Simplified Civil Services। आज प्रीलिम्स 2024 के रिजल्ट को एक हफ्ता हो चुका है और मुझे लगता है अब तक रिजल्ट हम सबके अंदर सिंक इन हो चुका होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिंसियरली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज गाय हु हैव क्लियर्ड इट। और मैं अब बस इतना कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का फुल फोकस मेंस 2024 के लिए होना चाहिए। उसमें लगभग 80 दिन है और इसके लिए ऐसे GS 1, 2, 3 एथिक्स और ऑप्शनल ये स्ट्रॉन्ग करना है, आंसर राइटिंग करनी है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड या इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करें। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बट मेरा ये वीडियो बनाने का कारण उन लोगों से था जो ये रोड क्लियर नहीं कर पाए, लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। तो मैं उन लोगों को लिए इतना ही कहूँगा कि होप नहीं हारनी है। मैं जानता हूँ कि ये फेज़ मैंने खुद सेंड किया हुआ है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इस फेज़ को क्रॉस करने के लिए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ कि मैं अपनी जर्नी के थ्रू आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे मैंने इस रोड को पार किया और अपना एक प्लान भी तैयार किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार किया और फाइनली कुछ अच्छा लाइफ में हासिल किया। सबसे पहले एक बार हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं कि इस बार क्या रही है जिसके कारण हम लाइन के इस पार या उस पार रहे हैं। ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, बट एक जस्ट हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है। यूआर के लिए कट ऑफ 95 to 98 रहा है मोस्ट प्रोबेबली। इट मे भी कि 93, 94 भी हो जाए, बट हमारी की के अकॉर्डिंग 98 वाले बंदे का सिलेक्शन हो रहा था। इसी तरह EWS के लिए 89 to 90, OBC के लिए 93 to 94 एंड SC ST के लिए 82 के लगभग कट ऑफ गई है। सो आई थिंक जिनके ये नंबर आ रहे होंगे डिफरेंट कीज से और थोड़ा बहुत यूपीएससी की कीज से भी डिफरेंस आता है, उन लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं कि हम जो हमारा ये सेटबैक हमें लगा है इसको हम कैसे सक्सेस के अंदर बदल सकते हैं, जो कि लाइफ का हर जगह से लर्निंग यही है कि टर्निंग सेटबैक्स इनटू सक्सेस। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, फर्स्ट एक्नॉलेज। लाइफ में एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ है, सेटबैक लगा है कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ है। और ये भी जरूर समझना है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सेटबैक्स लगना बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हम सब जानते हैं यूपीएससी के अंदर 900 सीट्स हैं। 900 सीट्स के अंदर अपेयर करने वाले लोग लाखों लोग हैं, तो लाखों लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो सेटबैक्स आर कॉमन। तो इस डिसअपॉइंट को जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमको अपनी गलती समझने में टाइम लगेगा कि हाँ हमारी क्या गलती रही है, हमें कमजोरी क्या है, और उसके गलतियों को समझते हुए हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अभी आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते थे कि हाँ अभी मैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पहले मुझे पता है कितना हेक्टिक होता है, हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। मुझे याद है कि जब मेरा प्रीलिम्स फेलियर हुआ था तो मैं बनारस गया था, बनारस के घाट पे अच्छे से रिलैक्स किया था, वहाँ की एनवायरनमेंट को फील किया था, और उससे क्या हुआ कि मेरा जो मेंटल स्ट्रेस था वो काफ़ी लोअर हो गया था। आप लोग अपने पुराने दोस्त या घर पे भी जा सकते हैं। कई बहुत टाइम हो जाता है कि हम अपने फैमिली से ही नहीं मिलते हैं, 2-3 महीने से घर नहीं गए, सब घर छोड़ के कहीं बाहर स्टडी कर रहे हैं। या कुछ नई सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फिक्शन लवर है या एंशंट हिस्ट्री आपको थोड़ी अच्छी लगती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने अभी रिसेंट में देखी है, द लास्ट किंगडम। ये थोड़ा देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे है, अच्छी सीरीज है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, पुरानी बैटल्स की स्टोरीज है इसके अंदर। या आप लोग थोड़ा सा योगा मेडिटेशन विपासना के अंदर जाके अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। फर्स्ट इसके बाद जब आपका थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो आपको देखना है कि रीजंस हम एग्जाम क्लियर क्यों नहीं कर पाए। एक्सेप्ट किया, आपने माइंड को रिलैक्स किया, और उसके बाद जब काम माइंड हो गया आपका, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्यों रीजन क्लियर नहीं किया, आपका कौन सा टॉपिक सबसे वीक था, करंट अफेयर्स कम था, या आप आंसर टिक सही से नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शंस चूज करने में दिक्कत हो रही थी, 2 ऑप्शंस हैं, 50-50 है, बट आप गलत ही टिक कर रहे हैं बार बार। तो उन सबको जब आप एनालाइज करोगे तो आप
देखना है कि जब उन वीकनेस को आपने डिटेक्ट कर लिया, तो उन वीकनेस पे जब काम करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी स्टडी के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। नहीं तो आप हमेशा एक ही मिस्टेक को रिपीटेटिव करते रहोगे। और इन सब के बाद ये जब होता है, फिर इस आपने जब एक बार सोच लिया कि हाँ अब ये है, एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया, तो फिर एक लाइफ में टाइम आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने का, जो मैंने मेरी लाइफ में लिया था कि हाँ मेरे अटेम्प्ट हो गए, मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए, मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो अब क्या करना है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ये कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है या थोड़ा सा अपना प्लान भी बनाना है। ये मेरे लाइफ का स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। मुझे याद है कि जब मेरा प्रीलिम्स ख़त्म हुआ था, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, नहीं हुआ था, तो मैं काफ़ी सैड था। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, थोड़ा घूम के भी आया। उसके बाद सोचा कि मैं शायद यूपीएससी की साइकिल में फंस गया हूँ। जैसे हम सब बोलते हैं कि यूपीएससी की जर्नी एक एक दलदल से कम नहीं है, आप उसके अंदर उससे निकल नहीं पाते हो। तो उस दलदल से निकलने के लिए आपको अपने मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा कि क्या मैं को नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, या कुछ इस टाइम पे ऐसा है कि मैं प्लान भी तैयार करूं, ताकि ऐसा ना हो कि ये साइकिल अगली साल रिपीट हो, मुझे अगली साल वही फेलियर हो। और क्योंकि मेरे पास प्लान भी नहीं है, तो मुझे टेंशन भी हो रही है, सोसाइटी की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, हर जगह से दिक्कत है। तो प्लान भी आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे बना सकते हो। तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे प्लान भी तैयार करना है, तो कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर भी मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये जो प्लान बी का है, ये मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अटेम्प्ट देते हैं तो हमारी नर्वसनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, अटेम्प्ट भी कम हो जाते हैं, पढ़ाई का जो प्रेशर होता है या मेंटल लेजर हो जाता है कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे, ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। बट अगर आपका ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट था, तो आई वुड से कि आप अभी एक अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से सीरियसली तैयारी कर सकते हैं। आपको भी इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं है जितना आप उन लोगों का जो उनका अटेम्प्ट ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर आप प्लान बी तैयार कर रहे हैं, तो प्लान बी को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको सबसे पहले तो आपके इंटरेस्ट पता करने पड़ेंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, आपकी हॉबी क्या है। अगर आप पेंटिंग्स वगैरह में कुछ ह्यूमैनिटी टाइप से क्रिएटिव थॉट्स में जानना चाहते हैं, वहाँ आप एक बार देख सकते हैं। या आप सिमिलर कोई एग्जाम्स वगैरह में ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है, आपका मैथ स्ट्रांग है, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है, वो चीज़ देख सकते हैं। या अगर आपका जनरल साइंस है, कोई सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक तैयार है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई एग्जाम देना है, या मास्टर्स करनी है, टीचर्स के फील्ड में जा सकते हैं। तो आपकी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपना देख पाएंगे कि आप कैसे अगले स्टेप पे क्रॉस कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब आपने डिस्टेंस डिसीजन कर ली, तो उसके बाद इससे रिलेटेड जो आपके अल्टरनेटिव एग्जाम्स होंगे, आप सोच सकते हो कि अगर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्टेट पीसीएस देना है, या टीचर्स वगैरह की कोई एग्जाम्स देने हैं, या एसएससी देना है, या यूपीएससी सीपीएफ देना है, या आरआरबी देना है, सेबी के एग्जाम देना है, नाबार्ड देना है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे और उस हिसाब से अल्टरनेटिव एग्जाम दे सकते हो। अडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस, वो हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं यूपीएससी की जर्नी के अंदर, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसी सर्कमस्टांसेस है उस तरीके से अपने आप को झेलना है, और जो दिक्कत आ रही है उससे अपने आप को डिगमगाना नहीं है। इसी से मैंने बताया कि कई इस टाइप के एग्जाम्स हैं, आरबीआई ग्रेड भी है, एसएससी सीजीएल है, आरआरबी है, सेबी है, नाबार्ड है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, सो मल्टीपल एग्जाम्स हैं। तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके हम इन एग्जाम्स में भी फोकस कर सकते हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को री इंस्पायर कर सकें, री एनर्जाइज कर सकें। अब जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाह रहा था कि व्हाट वाज माय प्लान बी। मैंने बताया कि जैसे ही मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ, तो मैंने ब्रेक लेने के बाद सोचा कि मुझे क्या करना है, और मुझे लगा कि सिर्फ यूपीएससी अगर मैं अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देता चला जाऊंगा तो मेरे अटेम्प्ट भी खराब होंगे, मेरी नॉलेज में भी इजाफा नहीं हो रहा है, और
जो लाइफ की टेंशन होती है, आपके कैरियर की दिक्कत होती है, वो भी सक्सेस नहीं हो रही है। तो जब मेरे 2019 की बात है, मेरा प्री का रिजल्ट आया, होपफुली मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा हुआ था। तो मेरे को एग्ज़ाम था मार्च के अंदर, तो मैंने 2 महीने कहा कि एसएससी की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट हो चुके थे, 3 अटेम्प्ट हो चुके थे। तो मुझे लगता था कि इट्स टाइम टू मेक ए प्लान बी। तो मैंने अपनी यूपीएससी से रिलेटेड अपना स्ट्रेंथ चुनी कि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, और इंग्लिश हम क्योंकि अखबार वगैरह पढ़ते रहते हैं, एक बुक्स पढ़ते हैं, तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जीके, क्योंकि हमने यूपीएससी का करंट अफेयर्स पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, तो हमारा जीके ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। तो इन चारों पॉइंट को देखते हुए मुझे लगा कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो एसएससी हो सकता है, जो कि बेटर है, ग्रेड भी पोस्ट है, ग्रुप पे पोस्ट नहीं है ऑब्वियसली, बट ग्रुप भी पोस्ट है और अच्छी स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। 2-3 महीने के अंदर अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हुए मैंने एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 अटेंड किया था, AAO फील्ड के अंदर। AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, जो कि सीएजी के अंदर एक पोस्ट है। इसकी अलग अलग रैंकिंग बनती है, और इसके अंदर मुझे ऑल इंडिया रैंक मिला था। तो मैं आपको इस वीडियो से यही बताना चाहूँगा कि कैसे अभी आपके पास एसएससी सीजीएल 2024 की अपॉर्चुनिटी आई है। बहुत अच्छी किस्मत है कि जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसके अगले दिन ही सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आया है। शायद ये हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है कि हम एसएससी की तरफ बढ़ सके। इस एग्जाम के अंदर वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। हर साल लगभग 8,000 के लगभग वैकेंसी आती थी, इस साल 17,727 वैकेंसी आई है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि स्कीम क्या है एग्जाम की और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, जो कि मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होगी, और आप इसके अंदर अपने आप से एड ऑन कर सकते हैं और अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अंदर मेन जो 4 टाइप के पेपर होते हैं, क्वांट होता है, मैथ्स होती है ये आपकी, जनरल अवेयरनेस जीके जो हम करंट अफेयर्स पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ते हैं ये, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, नॉर्मल इंग्लिश जैसे हमारे यूपीएससी सीसेट के अंदर भी थोड़ी बहुत कंप्रीहेंशन आती है, उस टाइप से, उतनी लेवल की नहीं होती बट उसी टाइप की होती है। तो मैं थ्रू एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन पूरा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन खोला है मैंने। इसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ मैं, ताकि आप ये गलती ना करो। 24 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म भर दो। 24 जुलाई को लास्ट डेट पेमेंट करने की, जुलाई लास्ट डेट 25 तारीख है। जो फॉर्म अगर विंडो करेक्शन की विंडो खुलेगी वो 10 अगस्त से 11 अगस्त तक खुलेगी, और टेंटेटिव शेड्यूल है टीयर 1 का सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो हमें आसानी से लगभग 2 महीने का टाइम है, 2 महीने से ऊपर का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए प्री के लिए, और टीयर 2 के एग्जाम के लिए दिसंबर का टाइम है, जो कि वेल एनफ टाइम है। शेड्यूल दोनों एग्जाम्स का लगभग बराबर होता है, तो तैयारी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप एक तरीके से मान के चलो कि आपके पास 4 महीने हैं प्रॉपर तैयारी करने के लिए। प्री एग्जाम वैसे भी क्वालिफाइंग होता है, उससे रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो मान के चलिए आपके पास 4 महीने हैं, और 4 महीने के अंदर एसएससी सीजीएल की तैयारी एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट का आइडिया बता देता हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन आए कि हाँ हमें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेनली इसके अंदर ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। इस बार इसके अंदर AAO की पोस्ट वैकेंसी नहीं डाली है, क्योंकि सीएसजी ने रिसेंट में काफ़ी वैकेंसीज निकाली थी लास्ट टाइम, तो इस साल सीएजी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो पे लेवल 7 होता है, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे बोलते हैं इसको। इसके अंदर एएसओ है मिनिस्ट्रीज के अंदर, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है मिनिस्ट्री के अंदर। जो ग्राउंड लेवल पे जो मेन काम होता है, जहाँ से फाइल स्टार्ट होती है, वो एएसओ की पोस्ट होती है। एएसओ एसओ बनता है, फिर यूएस, और मोस्टली ये पोस्ट डायरेक्टर लेवल तक या डायरेक्टर के ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी तक यहाँ पे हम इजीली पहुँच सकते हैं। ये हर मिनिस्ट्री अलग अलग उसमें होती है, सीएसएस के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, रेलवे, एमईए बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। ये वन ऑफ द हाई एस्पायरिंग जॉब्स होती है इस एसएससी सीजीएल के थ्रू। उसके बाद
इंस्पेक्टर है इनकम टैक्स के अंदर, सीबीडीटी और जीएसटी के अंदर, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। ये मोस्टली एएसओ से पहले लोग इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज को भरते हैं, क्योंकि काम थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा टेक्निकल काम होता है। जीएसटी के अंदर से हम सब जानते ही हैं कि नया जीएसटी आया है, नए रिजीम है, तो जो काम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फिर ईडी के अंदर हमें पता ही है, जो ईडी इतना चर्चा में रहता है आज के टाइम पे, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर। सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर इंस्पेक्टर पोस्ट है, नार्कोटिक्स के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये सारी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोस्ट होती है। सब अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ये पोस्ट भरते हैं। कईयों को थोड़ा सा वर्दी का जोश लेता है तो वो जीएसटी या नार्कोटिक्स में पोस्ट लेता है, किसी को ऑफिस लाइफ ज़्यादा पसंद है तो वैसे चूज करता है। तो इस हिसाब से लेवल 7 की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, काम करने में मज़ा आता है। और इन सब पोस्ट के अंदर प्रमोशन लेवल भी अच्छे हैं। हम लेटर हाफ के अंदर ग्रुप ए जो उसके लिए हम आज इंस्पायर कर रहे हैं वहाँ तक इजीली पहुँच जाते हैं। उसके साथ ही लेवल 6 4200 ग्रेड पे है, ये पोस्ट भी अच्छी है। इनसे हल्क इक्विवेलेंट पोस्ट है, बट क्योंकि इनका वर्किंग कुछ अलग अलग होती है तो इसलिए इनको थोड़ा नीचे इस पे रखा हुआ है। डिविजनल अकाउंट है सीएजी के अंदर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। स्टेट्स के अंदर भर्ती होती है इसके अंदर, एनएचआरसी के अंदर रिसर्च असिस्टेंट, सीबीआईसी के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर एएसओ। जो एएसओ 4600 में नहीं आते, वो कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर 4200 ग्रेड पे आते हैं। जेएसओ का एक है, ये अलग पेपर होता है 4200 के अंदर। बाकी पेपर्स के अलावा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पेपर होता है इस पोस्ट के लिए, जिसकी स्टैटिक्स की नॉलेज अच्छी है उसके लिए ये पोस्ट अच्छी होती है। जो हम देखते हैं जितने भी सर्वे वगैरह हमारे कंट्री में होते हैं, जो सर्वे कनेक्टेड कराती है, वो ये मोस्टली जो लोग होते हैं वो जेएसओ ही होते हैं, जो फील्ड पे जाके काम करते हैं। लेवल 5 पोस्ट होती है, ये 2800 ग्रेड पे बोलते हैं इसको। ऑडिटर्स सीएजी वगैरह में या सीजीडीए के अंदर, अकाउंटेंट्स, जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है ये। और इसी तरीके से टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब भी मिनिस्ट्रीज के अंदर या अलग अलग कैडर्स के अंदर लेवल 4 की पोस्ट होती है। मोस्ट कोवेटेड पोस्ट लेवल 7 और लेवल 6 होती है। और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आई विल से कि यू कैन इजीली गेट लेवल 6 एंड लेवल 7 जॉब्स, बट 4 महीने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके आगे मैं बताता हूँ कि इस साल वैकेंसी 70,727 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और इससे हमारे सिलेक्शन के चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एज लिमिट इसके अंदर हर पोस्ट के हिसाब से थोड़ी अलग है। 4200 और 4600 के लिए 30 साल, और उससे नीचे की पोस्ट के लिए 27 साल की एज लिमिट रखी हुई है। ये कुछ रिलैक्सेशन दी है जो कि हर पोस्ट के अंदर होता है। SC ST के 5 साल, OBC के 3 साल, PWD 3 साल, इस हिसाब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेन तो बाकी सब पोस्ट के लिए जैसे मैंने कहा कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बट जेएसओ की पोस्ट जो कि इसका एक अलग से पेपर होता है, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 12th स्टैंडर्ड्स, और बैचलर इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और एट डिग्री लेवल। तो ये इसी के लिए एक थोड़ी सी अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। बाकी सब पोस्ट के लिए ये सेम पोस्ट ही है लगभग। रिसर्च एनएचआरसी के इसके लिए भी बैचलर्स डिग्री, ऑल अदर्स बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो जनरली बाकी सब पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, बट जेएसओ की पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्राइटेरिया है। अब मेन चीज़ है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, वो क्योंकि हमें एसएससी से ज़्यादा हमारी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। मेन तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यूपीएससी की तरह पेन पेपर एग्जाम नहीं होता, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, और 2 पार्ट में होता है, टीयर 1 टीयर 2। मेरे टाइम पे होता था तब अलग 3 टीयर होते थे, और एग्जाम का पैटर्न भी अलग था, बट एसएससी ने अपने आप में काफ़ी करेक्शंस किए, एग्जाम को स्मूथ किया है, फास्ट किया है, जिसके कारण उसने अपने पैटर्न्स के अंदर भी चेंज किया है। 2 टीयर बनाए, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 2 के साथ ही फाइनल रिजल्ट, टीयर 2 के रिजल्ट के साथ ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। टीयर 1 के अंदर 4 पार्ट है जैसे मैंने बताया।
रीजनिंग पार्ट है, अवेयरनेस जीके का पार्ट हो गया, क्वांट मैथ का पार्ट हो गया, इंग्लिश कंप्रीहेंशन इंग्लिश का पार्ट हो गया। हर पार्ट के अंदर 25-25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टाइम मिलता है 1 घंटे का। और हर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है 0.5, मतलब 0.5 की 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यूपीएससी की तरह अगेन 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और ये पेपर है क्वालिफाइंग नंबर है, क्वालिफाइंग एग्जाम है टीयर 1। इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट के मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। तो जीके, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, इसकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि इस टीयर 1 के एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है। सिलेबस के बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बट एक जनरल की इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि टाइमिंग लिमिटेड है। एसएससी के अंदर आपकी स्किल से ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और आपके क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, मैं सबसे पहले करता था जीके, क्योंकि जीके हमने इतना 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी है, तो मोर और लेस हमें जीके पे थोड़ी कमांड होती है बेटर देना। ये हमारा एक प्लस पॉइंट है जो हमें बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट करता है। इसके अंदर भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि एज वी स्टडी इन यूपीएससी थोड़ा हम एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा करते हैं, या बट इसके जीके के कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, बट वो भी अगर हमने करंट अफेयर्स पे हम थोड़ा अच्छी पकड़ है तो वो कर लेते हैं। तो जीके हम सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, जो कि मुश्किल से 5 मिनट लगने चाहिए। 25 क्वेश्चंस आया तुरंत, यूपीएससी की तरह सोचना नहीं है, स्टेटमेंट्स नहीं है, एक फैक्चुअल होगा, तो 5 मिनट के अंदर जीके खत्म करनी है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश में भी हमारी कमांड है। इंग्लिश के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, तो वो ये है कि उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो ये करने के लिए भी मुश्किल से 10 से 12 मिनट होने चाहिए। 15-17 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपको 15 मिनट लगने चाहिए, 15 से 20 मिनट। ये इसके अंदर थोड़ी ट्रिक ये रहती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फंसते हैं, तो उनको स्किप कर देना है। उन पे अटकेंगे तो रीजनिंग पे हमारा टाइम लग जाएगा और हमारा आगे का टाइम है क्वांट, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब मिला के मैक्सिमम 35 मिनट होना चाहिए, 32 से 35 मिनट। इससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा खिंच गया तो हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ट्राई टू मेक इट 30। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, जब आप धीरे धीरे टेस्ट सीरीज के पेपर लगाओगे, तो अगर आप 30 मिनट के अंदर इस चीज़ को लेके आ जाओगे तो बेस्ट रहेगा। बट 32 से 35 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आया नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे बढ़ना है इस पर। और बाकी जितना भी टाइम है क्वांट पे पूरा 25 मिनट या 30 मिनट जितना आप दे पाओ। इसमें एक चीज़ ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन को आगे बाद में आके सॉल्व करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है और आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको उस पर टिक करना है और उसको मार्क फॉर आंसर कर सकते हैं। इसके अंदर एक होता है कि मार्क फॉर आंसर बाद में रिव्यू करने के लिए, तो मार्क भी कर दिया तो वो आपका काउंट होगा। और अगर आप पे टाइम बच जाता है, जो कि बहुत ही रेयर बात होती है, तो वहाँ पे आप उसको रिव्यू कर सकते हो। बट ये सोचो कि मैं इसको वापस आके करूँगा, वो कर पाना बहुत ही नामुमकिन है, अनटिल अनलेस योर मैथ की स्पीड बहुत तेज हो, जो कि हम क्योंकि मैथ के बैकग्राउंड से थोड़ा दूर हो चुके हैं, ह्यूमैनिटीज ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो क्वांट पे इतना टाइम मिलेगा तो हम क्वांट पे क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। बट फॉर लिमिटेड टाइम के अंदर हमें ट्रिक वगैरह इतनी अच्छी नहीं आती है, तो क्वांट हमारा को थोड़ा टाइमिंग पड़ता है। ये टीयर 1 है। इंपॉर्टेंट दोबारा बोल रहा हूँ कि क्वालिफाइंग है, तो इसलिए हमें ज़्यादा वो नहीं सोचना है। बट क्योंकि प्रिपरेशन सेम है दोनों की, तो फोकस हमारा उतना ही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों में से एक ही करेक्ट होता है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होता है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जो टीयर 2 का जो स्कीम है, वो थोड़ी सी टिपिकल करी है इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर 2 सेक्शन बनाए, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 एस्थेटिक्स का होता है, जो कि सिर्फ जेएसओ की पोस्ट के लिए ही हो पाता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का 200, और वही 0.5 की नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 के अंदर 2 सेशन होते हैं, दोनों सेशन कंटिन्यूटी के अंदर ही होते हैं। पहला सेशन का जो होता है, जो टाइमिंग है
वो 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग होती है। इसके अंदर भी 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ये सेक्शन 1 टू ये 4 जो हमने सब्जेक्ट ऊपर पढ़े उन्हीं को अलग डिफाइन किया हुआ है, बट इसमें क्या है कि हर सेक्शन के लिए अलग है, टाइम टाइम अलाउड होता है फॉर ईच सेक्शन। सेक्शन 1 के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज है जो कि क्वांट है, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। इसी तरीके से रीजनिंग, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने लॉजिकल रीजनिंग देखा, उसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और वो भी 3 नंबर के होते हैं। तो पहले सेक्शन का टोटल मार्क्स हो गए 180 और 1 आवर मिलता है इसके लिए। इसी तरीके से सेक्शन 2 है, इसके अंदर भी 2 मॉड्यूल बनाए हुए हैं इन्होंने, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जो कि जैसे मैंने टीयर 1 में बताया था कि सेम है इंग्लिश के अंदर, बट इसके अंदर क्वेश्चंस 45 होते हैं और जीके के क्वेश्चंस होते हैं 25 होते हैं, टोटल 70 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 210। इसी तरीके से सेक्शन 3 होगा जिसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, ये 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, हर क्वेश्चन 3 नंबर के, और इस सेक्शन के लिए मिलेंगे 15 मिनट। तो जो सेक्शन 1 है उसका टोटल टाइम हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट, और ये एक ही शिफ्ट के अंदर होगा, कंटिन्यूस होगा, और इस हर क्वेश्चन के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एक बात और बता दूं, जो कंप्यूटर नॉलेज का जो मॉड्यूल है ये क्वालिफाइंग नेचर है, बट हाँ जिसका ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, बट इसके मार्क्स फाइनल मार्क्स के स्कोर में नहीं जुड़ता है। ये खत्म होने के बाद सेशन 2 होता है, जो थोड़ा ब्रेक के बाद सेशन 2 होता है, ये भी सिर्फ 15 मिनट के लिए होता है, और ये डाटा एंट्री टेस्ट होता है। इसके अंदर भी एक डाटा वर्ड फाइल मिलती है जिसको आपको टाइप करना होता है, और कुछ टाइम लिमिट होती है कि उस टाइम लिमिट के अंदर बनाना होता है, एरर आपको कम रखनी होती है, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बट क्वालिफाइंग नेचर होने के कारण ये पेपर जरूरी हो जाते हैं, बट मार्क्स की दृष्टि से सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले ये मैं अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी करी थी, कि रीजनिंग वगैरह की या मैथ्स की। रीजनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टॉपिक पता हो थोड़े बहुत, कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप ओल्ड एसएससी के पेपर्स देख लें 1-2, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इमेजेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगली इमेज क्या होगी, वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दिए उससे हो पा रहा है नहीं आ रहा है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थमेटिक क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज के। तो वैसे तो थोड़ा बहुत अगर हम ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे तो उससे हमारी रीजनिंग इंप्रूव हो जाती, रीजनिंग कवर हो जाती है। बट अगर किसी की रीजनिंग थोड़ी वीक है तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है रीजनिंग से रिलेटेड, आपको ये बुक पूरी नहीं पढ़नी है, इसके अंदर से जो जो टॉपिक्स रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं उन टॉपिक्स को देख के एक पैटर्न समझना है कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या क्या सीरीज बनती है। जैसे कि कई बार जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये होता है कि 1, 4, 9, 16 और अगली स्टेटमेंट पूछेगा। तो जब हम पहली बार देखते तो हमें समझ में नहीं आता, बट हमने इस टाइप की प्रैक्टिस करी हुई होती तो हमें जो इन्फ्रेंस है, जो लॉजिक है वो समझ में आने लगता है, कि जैसे इसके अंदर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो जब हम बार बार इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग का सबसे बड़ा तरीका यही है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करने, और अगर आपको बेसिक वीक है तो RS अग्रवाल की बुक से हर टॉपिक के थोड़े बहुत पैटर्न देखना है कि किस टाइप की लॉजिक उसके अंदर यूज होते हैं, और वही लॉजिक मोस्टली एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर लग जाते हैं, जिससे रीजनिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो रीजनिंग एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल थोड़े क्वेश्चंस टफ होने लगे तो हल्का सा फोकस रीजनिंग पे होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस के लिए तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा, कि आपने इतनी मेहनत करी है यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर, पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है,
तो जो एसएससी के क्वेश्चंस होंगे वो इनसे रिलेटेड वो बहुत ही नॉर्मल, आपको बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजीली सॉल्वेबल लगेंगे। बट इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से काफ़ी थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके डेली करंट अफेयर्स टाइप से बुकलेट्स आती है, तो वो आप 1 या 2 महीने के कवर कर सकते हैं। बट हमारी फिर भी जो डेली की अखबार पढ़ने की हैबिट है, उससे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस थ्रू टेस्ट सीरीज बेटर रहेगा अनटिल अनलेस, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो ज़्यादा फोकस हमें जनरल अवेयरनेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वांट, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आज के टाइम पे, तो इक्वली कंट्रीब्यूशन हो गया है। बट मेरे टाइम पे टीयर 2 के अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन क्वांट का 100 क्वेश्चन क्वांट के होते थे, 200 मार्क्स के, जो कि पूरा पेपर डिसाइड करते थे कि पूरी रैंक आपका या पूरी जो आपका सिलेक्शन है होना ही नहीं है। बट फिर भी आज के टाइम पे क्वांट के क्वेश्चंस कम किए, बट इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनका क्वांट स्ट्रॉन्ग रहता है और हमारा क्वांट वीक रहता है। तो क्वांट को अगर हम, क्योंकि टाइम की भी इशू रहता है, तो क्वांट को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ करी थी क्वांट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने 2-3 बुक्स करी थी ट्रिक्स वगैरह देखने के लिए। एक राकेश सर की एक बुक आती है, उन्होंने अपने क्लास नोट्स के रूप में बुक बनाई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे अगर कोई मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर उनकी ट्रिक से करेंगे, पैटर्न समझेंगे क्वेश्चन को, तो ये मुश्किल से 30 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर हो जाएगा। इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इन ट्रिक्स के थ्रू बहुत इजीली हो सकता है। तो एक तो राकेश सर की बुक आप पढ़ेंगे, दूसरा आजकल यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स आ गए जो एसएससी की मैथ के लिए पूरी की पूरी सीरीज बनाई हुई है, उन्होंने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ पूरा टॉप सिलेबस क्वांट का कवर किया हुआ है। मैंने जो यूज़ किया था वो अभिनय सर की के वीडियो देखे थे, उन्होंने मेंस का कोर्स लिया था, पूरा सिलेबस मैथ्स का कवर करवाया था। तो आप मैथ्स के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अभी 4 महीने हैं इंक्लूडिंग 2 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स, तो मैं कहूँगा कि आपका 2 महीने जो अभी होने चाहिए वो इसके सिलेबस कंप्लीट करने के लिए होने चाहिए, पूरा ए टू जेड। और थोड़ा सा इसके लिए आपको दिन के 4 से 5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे एटलीस्ट, ताकि, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है दिखने में, और हर टॉपिक के अंदर काफ़ी वास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको मैथ्स को करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तो हेल्प लेनी पड़ेगी यूट्यूब वीडियो से। काफ़ी टीचर्स हैं, आपको जो सुटेबल लगता है कि इससे मेरे को ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। कई बार कई टीचर्स के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं, तो आप मैथ्स के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और बाद में राकेश सर एंड देन टेस्ट सीरीज। थर्ड एंड मोस्ट पार्ट है इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, और कंप्रीहेंशन पैसेज। तो इन सबको करने का जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही सिंपल थी। ये 3 के कम से कम 8 क्वेश्चंस होते हैं अगर प्री के अंदर देखा जाए, और 10 से 12 क्वेश्चंस मेंस के अंदर होते हैं। और ये कमांड हमारी 2 तरीके से बनती है। एक तो हम डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे हमारा करंट अफेयर्स है, जो इंग्लिश वोकेबुलरी है वो स्ट्रांग होती है। दूसरा, एसएससी के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, आप पास्ट ईयर की पीडीएफ देखें। इसमें हर सब्जेक्ट के एंटोनिम और सिनोनिम के अब तक के जितने भी एसएससी के अंदर एंटोनिम या सिनोनिम आए हुए हैं उन सब का एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ बनाया हुआ है। उस पीडीएफ को आप दिन में जब भी कहीं भी घूमो या कहीं भी बैठे हो, खाली बैठे हुए, तो उस पीडीएफ लिस्ट को कवर करते रहो। जो क्वेश्चन, जो वर्ड आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है उसको येलो लाइन कर लो, ताकि अगली बार रिवीजन करेंगे तो उस पर ज़्यादा फोकस होएगा। तो एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड, इन चारों की आपको पास्ट ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी जब अब तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और वही बेस्ट तरीका, क्योंकि
हर वोकैबुलरी को आप तैयार नहीं कर सकते हो, हर इडियम्स को नहीं पढ़ सकते हो, बट जब आपने इतनी इडियम्स पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस इडियम्स का क्या मतलब होना जा रहा है, जो अगर आप गेस वर्क भी करोगे तो सही होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चारों के लिए एक रामबाण इलाज यही है, पास्ट ईयर के पीडीएफ। कंप्रीहेंशन हमने यूपीएससी में कर ही लिया, तो इसके लिए इतनी फोकस नहीं करना है। सेंटेंस करेक्शन पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रूल्स देखने पड़ेंगे क्योंकि ये ट्रिकी होते हैं, और 10-12 रूल्स होते हैं कुछ कि नन के साथ सिंगुलर आता है, या एज एंड व्हेन के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, वो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आपको थोड़े से रूल्स देखने पड़ेंगे, हल्की सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत इजीली से ये क्वेश्चन आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि हाँ यही हर बार एसएससी ऐसे ही पूछता है और इसका आंसर यही होता है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर 2-3 टॉपिक और आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और एक्टिव पैसिव के। तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक्स है, अगर आपको ऑनलाइन बहुत इजीली इनके रूल्स मिल जाएंगे, और रूल्स भी इजी हैं। आपको देखना होता है कि वर्ब कौन सी वर्ब के साथ कौन सी टेंस लगेगा, कौन सा फर्स्ट फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, इन दोनों को करने के बाद मेरे को लगता है कि ये सब करने के बाद आपके जो प्री के अंदर 25 में से 23 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं, और इंग्लिश आपका वन ऑफ द स्कोरिंग मार्क्स होगा। मैं अपना बताता हूँ कि जब मेरा मेंस का एसएससी मेंस था तो मेरे इंग्लिश के अंदर 197 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, जो कि नॉर्मलाइज होने के बाद 205 के लगभग हो गए थे। आज के टाइम पे शायद नॉर्मलाइजेशन अगर एक शिफ्ट में कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, बट उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन था, और मेरे 200 में से 197 थे, जो कि लगभग 205 के हो गए थे। तो मेरा जो रैंक मेरी जो बनी है वो इंग्लिश के कारण ही बनी थी। मैथ्स के अंदर क्योंकि मेरा इतना स्पीड तेज नहीं था, तो मेरा मैथ्स की थोड़े कम मार्क्स थे, बट इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स ज़्यादा थे। इसी तरीके से टीयर टू में डिटेल में लिखा हुआ है, बट मोर और लेस अगर जो मैंने बताया है आपको कि इस तरीके से वीडियोस और जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस होता है, उसी को करना है आपको। और अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो जो एसएससी की जो मेन की है, और एसएससी क्या हूँ किसी भी एग्जाम की जो मेन की है वो है टेस्ट सीरीज। अभी हमारे को प्रीलिम्स सितंबर में होना है, सितंबर से अक्टूबर की डेट लिखी हुई है, तो डेली का एक पेपर, डेली बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है, टाइम लगता ही नहीं है इस पेपर के अंदर। 1 घंटा आपको पेपर देने के अंदर और 1 घंटा उसको एनालाइज करने के अंदर, अगर ये शेड्यूल आप रखोगे तो बहुत इजीली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और सेम स्ट्रेटजी आपको मेंस के लिए करनी है। टेस्ट सीरीज ऐसी एसएससी के अंदर वो है जो आपकी जितनी भी कमियां या गलतियां हैं, जो आपकी तैयारी की जो कमी है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है, और क्वेश्चन से लगभग वहीं से आते हैं, वही पैटर्न पे फॉलो होते हैं, सेम क्वेश्चन ही होते हैं। तो एसएससी के लिए जो मेन की है वो टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये सब स्टेप फॉलो करेंगे तो इजीली एसएससी के अंदर अच्छी रैंक और ग्रुप बी की पोस्ट इजीली अचीव कर सकते हैं। तो मेरे आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा एसएससी के लिए। अभी हमारे पास 4 महीने हैं। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी हेल्प चाहिए एसएससी से रिलेटेड, या कोई वीडियो चाहिए, या कोई टॉपिक पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस चैनल पे, और हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इसकी कंटिन्यूटी में हम इस सीरीज़ का पार्ट भी लेके आएंगे, जो कि सीएपीएफ से रिलेटेड है, सीएपीएफ की एससी की वैकेंसी से, क्योंकि इस बार इस एग्ज़ाम की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, यूपीएससी के सिमिलर पैटर्न पे होता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखें, और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज़ करें कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, एसएससी सीजीएल हमारे लिए बेटर है या सीएपीएफ एससी की पोस्ट ज़्यादा बेटर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।